नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का प्रीवियस सेट का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही जवाब ए होगा। अरुंधति राय के द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है। मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय द्वारा 1997 में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी अन्य प्रमुख रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया, जो कि भत्तों को छोड़कर है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी सही जवाब होगा। भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ए सही जवाब है। यहाँ पर कुछ अम्ल के नाम हैं और उनसे कहाँ से अम्ल वो प्राप्त होते हैं ये भी दिया गया है, प्राप्ति स्रोत। तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो कि चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रस फल में पाया जाता है। और टर्टरिक अम्ल जो कि इमली अंगूर कच्चे आम में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य का उत्सव है। इसके अलावा यक्षगान और गुड़िया कुनिथा कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ पर कुछ राज्य और उनके प्रमुख लोक नृत्य दिए गए हैं। तो उड़ीसा का, जिनमें गरुड़ वाहन, घुमारा और मोदारी, ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र का लावड़ी, तमाशा, कोली है। गुजरात का गरबा, डांडिया, भवई और तिपानी, ये हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमयन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास ये जिम्मेदारी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 1952 में वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर जो कि 1098 है।
यह चाइल्ड लाइन देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटे आपातकालीन टोल फ्री फोन सेवा है। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो डीजीपी पुलिस महानिदेशक, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी डीजीपी पुलिस महानिदेशक होता है। वर्तमान में प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष में से संबंधित है, इसमें शामिल है। तो इसमें राजस्व बजट शामिल है। सही जवाब बी है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, राजस्व बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यानी कि संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी नहीं किया गया है यूज। इसका बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है इसको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो ये कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां पाई गई हैं। सही जवाब सी है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक जो कि कुजुल कड़फिसेस था, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशवपुर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। बी करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किया था। कर्जन वर्ष 1899 से लेकर 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। डी राइट ऑप्शन है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीटों के पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। और विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बी राइट ऑप्शन है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत आता है। यह बंदरगाह अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो 2 चरणों में किया गया था। बी राइट ऑप्शन है। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना 2 चरणों में संपन्न कराई गई थी, जिनमें पहला चरण अप्रैल सितंबर 2010 और दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक संपन्न किया गया था। यह भारत की 15वीं जनगणना थी, जो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गई थी। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मोगांव गुफाएं जो कि चीन में स्थित है। सही जवाब डी है। मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, जो चीन के दुनहुआंग में स्थित है। इसका निर्माण पहली बार 366 ईडी में किया गया था और यह 4वीं से 14वीं शताब्दी तक बौद्ध कला की महान उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ये गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के नदियों पर संगम पर मनाया जाता है कुंभ मेला। सही जवाब ए है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इसके अलावा यह हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी तथा नासिक गोदावरी नदी में भी मनाया जाता है। इसे सामान्यतः प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार उपयुक्त स्थानों पर मनाया जाता है। प्रत्येक छठे वर्ष अर्धमहाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है।
यह मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही जवाब डी होगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी कि यूपीएफसी की स्थापना 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एफएससी अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। वर्ष 1987 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। सही जवाब ए है। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनआईए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का पूर्ण रूप है। एनआईए का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसे 2008 में मुंबई हमले के बाद बनाया गया था। अगला प्रश्न है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? तो यह ऑपरेशन अजय दिया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑपरेशन चल रहे हैं उन सभी को पढ़ते रहिए। इसके लिए साथियों आप लोग हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो को देख सकते हैं जो कि पर डे आती है। 6 से 7 मिनट की वीडियो होती है जिसमें पर डे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 5 से 6 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो इस वीडियो को पर डे देख लीजिए, उससे आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो श्रीलंका के साथ शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ पर करंट अफेयर्स का, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए हैं करंट अफेयर्स के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। इस तरीके की जो भी रैंकिंग है पहली या दूसरी है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको मिस ना करें, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताएं। तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए हैं। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुई है? तो रूस से प्रारंभ हुई है। 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए हैं, पूछे गए हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। सही जवाब बी होगा यहाँ पर। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल थे। इन्होंने आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2016 8 नवंबर को भारत सरकार ने 500 व 1000 रुपये की मुद्राओं को बंद करने का निर्णय लिया था। इसे नोटबंदी कहा गया था। वर्तमान यानी कि फरवरी 2024 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या तय की गई है? तो ये 24 घंटे के भीतर समय सीमा तय की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो कि 1930 है, इस पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष पारित किया गया था?
तो 2017 में जीएसटी लागू की गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इससे संसद के दोनों सदनों द्वारा 122वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से विधेयक पारित होने के बाद लागू किया गया था। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, यह बिल जो कि संविधान में 122वां पेश किया गया था और 101वां संविधान संशोधन करके संविधान में इसको लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद शमी ने जीता है, वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने। तो 7 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का ही माना जाएगा। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्यात जो कि म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है और इस समय म्यांमार जो कि बहुत सुर्खियों में है, वहाँ पर भूकंप आया है और भूकंप के लिए म्यांमार की सहायता के लिए जो सामग्री भेजी गई है उसको भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार की सहायता के लिए। यहाँ पर कुछ देश हैं उनकी राजधानी है, देखते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी श्रीलंकाई रुपया है, मुद्रा है, माफ कीजिएगा। तुर्की की मुद्रा लीरा है, म्यांमार की क्यात है, अफगानिस्तान की अफगानी है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राएं, ठीक है, उनकी राजधानियाँ, उनके यहाँ का राष्ट्रीय क्या है, वहाँ की संसद के नाम, तो इनको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही जवाब होगा। ठीक है, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, देखते हैं, जिनमें मधुकलश, निशा निमंत्रण, सूत की माला, मिलन, यामिनी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। ये 8वां करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो इसका नाम प्रज्ञान है, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 9 करंट अफेयर्स के हो गए हैं। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान तथा लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसरो द्वारा यह 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था तथा 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सौरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है, डी राइट ऑप्शन होगा। यानी कि 11वां करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार युद्ध, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र पर हो या हवा में है, इसके लिए दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। पहला कौन सा है? तो परमवीर चक्र है और दूसरा महावीर चक्र है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो याचक का जाचक होगा, अक्षर का आखर होगा, घट का घड़ा होगा, भित्ति का भय यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, भित्ति का भीत या भीत होगा, तो सही जवाब डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के समान होते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन करके जो शब्द नए बनाए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेठ शब्द का तत्सम हो जाएगा श्रेष्ठी, डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वागीश्वरी, शारदा और भारती ये तीनों सरस्वती के हैं, लेकिन कामिनी सरस्वती का नहीं है। कामिनी जो कि नारी या महिला का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे परिव्रजक कहते हैं, जो घूमने फिरने वाला साधु होता है, ये सही जवाब हो जाएगा।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो नियत इसका सही अर्थ होगा निश्चित, और नियत इसका होगा इरादा। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही जवाब होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 1 से 2 जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर देख लीजिए। हिंदी की पुरानी वीडियो भी पड़ी हैं, उनको आप देख सकते हैं, और अभी कुछ दिनों में प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, उनसे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तब तक आपका फॉर्म भी ऑनलाइन अप्लाई के लिए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं। तो अशुद्धि यहाँ पर डी है, क्योंकि दिए गए वाक्यों में पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। इस मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध रूप होगा पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ठीक है, तो डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो समाधि और दीमक ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, सभी पुल्लिंग हैं सभी ऑप्शन में, तो बी सही जवाब होगा। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होगा। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक यानी मेज से पुस्तक गिरी। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है तो वहां पे अपादान कारक होता है, इसकी विभक्ति से है। तो दिए गए वाक्य में मेज से पुस्तक गिरी, इस वाक्य में अपादान कारक है। जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है तब जो संज्ञा स्थिर रहती है उनकी अपादान कारक संज्ञा होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय तो स्थित है लेकिन गंगा भी दूसरी संज्ञा है, ये निकलती है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो इम प्रत्यय है इसमें, डी राइट ऑप्शन है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा? तो उपसर्ग जो कि शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो उसमें समग्राम, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो भरपूर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, डी सही जवाब है। वे सामासिक शब्द जिनका प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसी की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, आमरण, भरपेट आदि शब्द होंगे। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये सभी मध्यम पुरुष हैं, सही जवाब सी हो जाएगा। तू, तुम, मेरा और तेरा आदि, मेरा नहीं, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, मुझे, हमारा, यानी कि अपनी बात हो रही है। और यहाँ पर मध्यम पुरुष में तुम, आप, तेरा, तुझे, यानी कि दूसरी की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। और अन्य पुरुष में ये, वे या वह, यानी कि तीसरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर अन्य पुरुष होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो लघु प्लस उत्सव इसका संधि विच्छेद होगा, सही जवाब ए होगा। यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक संताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? तो ये योजक चिन्ह है जो 2 शब्दों को जोड़ता है, जो इस तरीके से किसी शब्द के बीच में लगता है। ठीक है, बी सही जवाब है। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार का होता है, निर्देशक चिन्ह यहाँ पर इस तरीके से होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह ये है, अवतरण चिन्ह ये है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है, मात्रा की बात हो रही है, बी सही जवाब हो जाएगा। इस वाक्य में 4 लीटर जो कि परिमाणवाचक विशेषण है, वे विशेषण शब्द जिससे माप तौल की विशेषता प्रकट हो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 किलो आलू, 1 पाव तेल आदि। अगला प्रश्न है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि बाजार से आकर, तो अभी आई तो नहीं है लेकिन आकर की बात हो रही है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है, सही जवाब ए होगा। इस वाक्य में आकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह बाजार से आकर तुरंत खाना बनाने लगेगी, या राजन पढ़कर सो गया। तो यहाँ इस प्रकार जो कि क्रियाएं होंगी ये सभी पूर्वकालिक क्रियाएं
होंगी। ये सही जवाब है इसका। अगला है पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जाएंगे सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य सामान्य भविष्य काल का है। वह वाक्य जिससे आगे आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध हो भविष्य काल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सीता खाना पकाएगी या रमेश बाजार जाएगा। अगला प्रश्न है मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य है, मुझसे पत्र लिखा गया, बी सही जवाब होगा। वाक्य में कर्मवाच्य है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा जिसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है, ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि निबंध लिखा गया था या पकाया गया था, खाना पकाया गया था, तो ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अगला घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दुखी को अधिक दुख देना, इस मुहावरे का अर्थ होगा डी राइट ऑप्शन है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वचाल, डी इसका सही जवाब है। यहाँ पर रास का विलोम शब्द होगा रुदन, साप का विलोम शब्द वरदान, गौड़ का विलोम शब्द मुख्य और मुख का विलोम शब्द वाचाल हो जाएगा। बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो बेकार से बेगार भली, इसका अर्थ होगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा होता है, सी सही जवाब है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो जितने भी रस हैं सबके स्थायी भाव आप लोग जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र का क्रोध है, अद्भुत रस का विस्मय है, शांत का निर्वेद स्थायी भाव है। अर्धसमात्रिक का छंद कौन सा है? तो दोहा जो कि अर्धसमात्रिक का छंद होता है। जिन छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे की चरण की मात्राओं या वर्णों में समानता हो वह अर्धसमात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला आदि। सही जवाब बी है। अगला प्रश्न है राम कृपा बहु निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है, सी सही जवाब होगा। राम कृपा बहु निशा सिरानी, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। अगला प्रश्न है अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो अंक का अनेकार्थी शब्द जो कि संख्या भी होता है, बी सही जवाब होगा। इसके गोद होता है, चिन्ह होता है, भाग्य, ये तीनों भी अंक के समानार्थी शब्द हैं। नीचे गद्यांश पूछा गया था, इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कहे गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही जीवन का नाम है, जो रोते हैं उनका नाम व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने कहा, पुस्तक लिखी है, उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। पहला क्वेश्चन था एक उपयुक्त शीर्षक, तो उपयुक्त शीर्षक प्रसन्नता एक वरदान है, क्योंकि उसी की बात पूरे पैराग्राफ में हो रही है। अगला क्वेश्चन था हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चित्र क्या है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों की जगह प्रकट होता है। अगला प्रश्न था आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, इसलिए इसको प्रबल इंजन कहा गया है। डी राइट ऑप्शन है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो कि शब्द के पहले जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे प्र उपसर्ग है। अगला प्रश्न है सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो ये रोगी के लिए आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, सी सही जवाब है। काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो काम सूत्र जो कि वात्स्यायन की रचना है, सी जवाब, सी राइट ऑप्शन है। वात्स्यायन की रचना काम सूत्र है, ठीक है।
कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, बाण भट्ट की हर्षचरित है और भरत मुनि की नाट्यशास्त्र है। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखेंगे। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो साखी, शबद, रवैनी, बीजक, ये सभी जो कि कबीरदास जी की हैं, तो बी इसका सही जवाब होगा। बीजक कबीरदास जी की रचना है, यामा महादेवी वर्मा की है, मृगावती कुतुबन की है और सुर सारावली जो कि सूरदास जी की है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो ये विद्यापति जो कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। महाकवि विद्यापति को मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। वे शिव भक्त थे, उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव के गीत भी लिखे। उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथिली कोकिल के नाम से किनको जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे है, सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मुरारी कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, बी सही जवाब होगा। इनके अन्य गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, देवकी नंदन आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो पानी का अर्थ तो होता है जल और पानी का अर्थ होता है हाथ, तो बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए यूपी पुलिस में है। तो आप लोग करंट अफेयर्स की डेली वीडियो जरूर देखते रहिए, जो कि 6 से 7 मिनट में पर डे करंट अफेयर्स की तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी। सुबह आ जाती है वीडियो, उसको 1 से 2 बार आप लोग जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है साथियों, ऐसे और आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाएंगे यूपी पुलिस के लिए। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।